एनसीईआरटी बुक। इस चैप्टर का आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल के पार्ट 1 में हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे मॉडर्न टेक्निक्स के जो बाकी 3 टॉपिक्स हैं, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया आपका, पर्ट एंड सीपीएम हो गया और आपका एमआईएस हो गया, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल में चौथा जो आप टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मैनेजमेंट का ऑडिट करना, मैनेजमेंट को चेक करना, उसका एनालिसिस करना, ये पता करना कहाँ पे क्या कमियां हैं और ये पता करना कि मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस इफेक्टिव और एफिशिएंट है या नहीं है, वो मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, हम डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, जो स्पीड हमको चाहिए उस स्पीड पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तभी होगा जब हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो उस मैनेजमेंट सिस्टम का, उस मैनेजमेंट का अपने आप में एक ऑडिट होता है। उस ऑडिट से क्या होता है, हमें ये पता चलता है क्या अच्छा हो रहा है और कहाँ पे डिविएशंस हैं, कहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इट इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ द फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यही जो लाइन अभी हमने बोली, यही यहाँ पे डिफाइन की है कि ये एक इवैल्यूएशन है मैनेजमेंट की फंक्शनिंग कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और परफॉर्मेंस के बाद उसकी कितनी इफेक्टिवनेस आ रही है, उसने काम किया, परफॉर्म किया, और उसके साथ साथ ये चेक करना कि वो जो काम कर रहा है, मैनेजमेंट सिस्टम जो काम कर रहा है, मैनेजर्स जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर और कंट्रोलिंग कर रहे हैं, वो कितनी इफेक्टिव है, क्या उससे हमें डिज़ायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसमें मैनेजमेंट सिस्टम में कहाँ क्या कमी रह गई है, क्या डिफिशियंसीज हैं या क्या कहाँ पे क्या चीज़ डिविएट हो गई है, उसको फाइंड आउट करना और उसको कंट्रोल करना। ये तभी पता चलेगा जब हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें पता चलता है हेल्प टू लोकेट डिफिशियंसीज, हमें ये पता चलता है कहाँ पे क्या चीज़ कम रह गई, कहाँ पे कमी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट्स में होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो किस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले डिपार्टमेंट हमें पता चल जाता है, फिर डिपार्टमेंट के बाद उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी ऐसी डिवीज़न है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो डिवीज़न में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका क्या कारण है, उसको फाइंड आउट करना, उसका एनालिसिस करना, फिर उसमें उसका एक सॉल्यूशन देना ताकि स्मूथली काम आगे चले। तो इससे मैनेजमेंट ऑडिट से हमें वो जगह, वो लोकेशन, वो डिविएशन पता चलता है जिसको हमें रेक्टिफाई करना होता है प्रॉपर अपने डिज़ायर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को या ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। हेल्प्स टू इम्प्रूव कंट्रोल सिस्टम, एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑडिट जब होता है तो उससे हम एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम बना पाते हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर पाते हैं, मॉनिटरिंग अच्छी होती है, चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कहाँ पे क्या काम हो रहा है, किस तरीके जो एक्टिविटीज़ है उसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ क्या कमी है। अल्टीमेटली मैनेजमेंट ऑडिट ओवरऑल जो है वो ऑडिट है जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ को, प्लानिंग को, कंट्रोलिंग को, सबको आपका एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं और ये फाइंड आउट को, मतलब हमारी कोशिश ये रहती है मैनेजमेंट ऑडिट में कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका कंट्रोल सिस्टम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है क्योंकि ये हमको कहाँ पे क्या कमी है वो लोकेट करके देता है। हेल्प टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑडिट से हमें ये पता चलता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है नहीं चल रहा है। एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 4 डिवीज़न है तो वो चारों डिवीज़न में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन में अगर कहीं पे कोई कमी आ रही है, कोई लैक है, कोई चीज़ मिसिंग है, कहीं डिविएशन है, तो उसको फाइंड आउट करना, उसको एनालाइज करना, उसको ओवरकम करके काम को स्मूथली करना। यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम वर्क करना चाहिए और करता है अगर मैनेजमेंट ऑडिट प्रॉपरली किया जाए। हेल्प टू फाइंड आउट अपग्रेडेशन, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो पॉलिसीज़, जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो ऑब्जेक्टिव्स, जो प्लानिंग हमने कर रखी है वो एप्रोप्रिएट चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही है नहीं कर रही। बाहर अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आए तो उसके अकॉर्डिंग
हमको अपनी पॉलिसीज़, जो हमने कंपनी की पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बना रखी हैं, काम करने के तरीके बना रखे हैं, या जो जो हमने प्लानिंग कर रखी है उसमें क्या कोई रिक्वायर्ड चेंजेस की ज़रूरत है, कोई रिक्वायर्ड अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो वो रिक्वायर्ड अपग्रेडेशन हमको टाइमली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ताकि चीज़ें स्मूथली चलें। और स्मूथली के साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल जो चेंज हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए उससे हम प्रॉपरली अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कोप अप कर सके, उसके साथ एक सामंजस्य बैठा सके और सही से अपने डिज़ायर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके। पांचवा तरीका हो जाता है आपका पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एनालिटिकल मेथड है। ये मेथड जनरली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमको कोई टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने होते हैं। कुछ हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमको एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो प्रोजेक्ट बेसिस काम लेती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो बड़े बड़े हाईवेज़ बना रही हैं, बड़ी बड़ी रोड्स और हाईवेज़ को डेवलप कर रही हैं, ब्रिज बना रही हैं, तो वो एक टाइम बाउंड प्रोसेस होता है। एक सर्टेन टाइम के अंदर आपको वो काम कंप्लीट करके हैंड ओवर करना ही करना होता है। तो वो काम कैसे टाइम से ख़त्म होगा, कैसे वो टाइम से कंप्लीट होगा, तो उसको हमको सेगमेंट करना पड़ता है। उसका हमको एक नेटवर्क टाइप का क्रिएट करना पड़ता है और ये समझना पड़ता है काम स्टार्ट करने से पहले कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे ये काम एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म हो। तो हर एक्टिविटी को एक टाइम बाउंड लिमिट के अंदर डिवाइड किया जाता है। पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया जाता है। उसका एक नेटवर्क बनाया जाता है कि सबसे पहले हमको ये करना है, फिर ये करना है, फिर अब सपोज करके एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप एग्जांपल नहीं है, बट एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि अगर आपको सड़क बनानी है, एक हाईवे का प्रोजेक्ट आपको मिला है और हाईवे का प्रोजेक्ट आपको सर्टेन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का बनाना है, तो वो हाईवे का प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो रोड किस रास्ते से, मतलब किस एरिया से निकल रही है। उस एरिया का लैंड एक्विजिशन करना है, वहाँ के लोगों से वो ज़मीन खरीदनी है जो ज़मीन उस सड़क के रास्ते में आ रही है। पहले वो आपका लैंड एक्विजिशन होगा, उसमें आपको एक एस्टीमेट टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा कि वो कितने समय में आप लैंड एक्विजिशन कर पाते हो, उसमें टोटल कितना खर्चा आता है, किस रोड पे, किस शहर में, किस मोहल्ले में, किस गांव में ज़मीन का क्या रेट चल रहा है, वो कैलकुलेशन करके आप चार्ट में फ्रीज करोगे। नेटवर्क जो बनाओगे वो इस तरीके से बनेगा। फिर आपने लैंड एक्वायर कर लिया, फिर उसकी मैपिंग हो गई, उसका लेवल हो गया, लेवल निकालना, जहाँ पे गहरा हो रहा है वहाँ पे, और उस गहरे को लेवल में लाना, वहाँ पे मिट्टी भरना, या जो भी जिस तरीके से भी उसकी लेवलिंग होती है उस तरीके से उसको लेवलिंग करना। तो ये आपके प्रोसेस हो गए एक रोड बनाने के, एक हाईवे बनाने के लिए। फिर उसके ऊपर आपको बड़े बड़े आपको पत्थरों का इस्तेमाल करना है, वो होता है। या कहीं पर अगर आपको पत्थरों को तोड़ के उसको कंक्रीट फॉर्म में डालना है तो वैसे कंक्रीट करके डाला जाता है। तो वो एक जो अपना एक प्रोसेस है, अपने आप में जो एक प्रोसेस है, उसका एक नेटवर्क बना लिया जाता है, एक सिस्टमेटिक तरीका बना लिया जाता है। उस सिस्टमेटिक तरीके को टाइम और बजट, टाइम और कॉस्ट दोनों अलॉट कर दी जाती है, और उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो डिवीज़न जो आपके सर्टेन एक्टिविटीज़ हैं वो, क्योंकि अगर मान लीजिए लैंड एक्विजिशन में ही ज़्यादा टाइम लग गया तो पता चला पूरा प्रोजेक्ट अल्टीमेटली लास्ट में एंड पे जाके डिले हो जाएगा। अब मान लीजिए सिर्फ पहली ही स्टेज पे आपने कॉस्टिंग निकाली किसी एक सर्टेन ABC लैंड एक्विजिशन की, साहब ये हम 10 करोड़ में खरीद लेंगे, पता चला वो 15 करोड़ से नीचे की डील फाइनल नहीं हो पा रही, तो 5 करोड़ का ये आपका अल्टीमेटली एक सेगमेंट में ही 5 करोड़ का आपका अंतर आ गया। मोर और लेस द 50% ऑफ योर एस्टिमेटेड वैल्यू, जो आपने एक एस्टिमेट 10 करोड़ का लगाया था 15 करोड़ में देना पड़ रहा है, यानी कि 50%, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो प्रोजेक्ट वैल्यू है उसकी पहली स्टेज में आपको 50% इंक्रीज करना पड़ गया। तो सोचिए आगे की एक्टिविटीज़ में कितना डिविएशंस आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप टाइम फ्रेम और कॉस्टिंग और रिसोर्सेज इसमें अलॉट कर दिए जाते हैं, और फिर बाद में उसको मॉनिटर किया जाता है कि सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो PERT एंड CPM जो है वो आपका, दीज टेक्निक्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स को हमें टाइम बाउंड तरीके से एक सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर हैंड ओवर करना होता है, चाहे वो हाईवेज़ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बड़े प्रोजेक्ट जैसे आपको एक शिप बना के देनी है, एक पूरा एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करके फिर उसको मैन्युफैक्चर करके उसको उसके 8-10 ट्रायल लेने के बाद फिर आपको गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना है। तो एयरक्राफ्ट हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, हाईवेज़ हो गई, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, डैम्स हो गए, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं। और इसमें ये PERT और CPM, जिसको हम PERT एंड CPM, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स एंड क्रिटिकल पाथ मेथड से इसको हम
इसकी कंट्रोलिंग करते हैं। ये कंट्रोलिंग का अपने आप में एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हम वो रास्ता देखते हैं कि जैसे जैसे पर्ट है, पर्ट में क्या होता है कि हम 3 रास्ते का चुनाव करते हैं, 3 प्लान बनाते हैं, 1 प्लान, 2 प्लान। सबसे छोटा प्लान कौन सा है, कौन से प्लान को फॉलो करते हुए, कौन सा नेटवर्क बनाते हुए हम शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम में ये प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। फिर हम दूसरा प्लान बनाते हैं कि कौन सा है, इसी प्लान को हम थोड़ा सा लंबा करते हैं और ये देखते हैं कि ज़्यादा टाइम कितना लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फिर आप उसके बीच में एक ऑप्टिमम प्लान बनाते हैं कि वो आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपका मीडियम साइज का हो गया। और सीपीएम में हम जनरली एक ही मेथड अपनाते हैं कि भाई इसमें जो टाइम फ्रेम लगेगा वो एक ही मेथड से आप उसको कैलकुलेट करते हैं और उसी से उसकी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं। लेकिन सीपीएम में एक एडवांटेज हमको ये मिलता है कि सीपीएम में हमको कॉस्टिंग भी हम इसकी एस्टिमेट कर लेते हैं सीपीएम मेथड से। तो दीज टेक्निक्स आर स्पेशली यूज फॉर प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें पर्ट और सीपीएम का यूज़ होता है। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं पर्ट और सीपीएम के, डिवीजन ऑफ प्रोजेक्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पूरे इंटायर प्रोजेक्ट को आप अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने अभी एक हाईवे का आपको एग्जाम्पल दिया था, सबसे पहले आपको लैंड एक्वायर करना है, पहला स्टेप, पहला डिवीज़न हो गया। दूसरा डिवीज़न क्या हो गया कि आपको उसकी मैपिंग करनी है, दूसरा हो गया। फिर आपने मैपिंग एंड सर्वे जिसको कहते हैं, सर्वे मैपिंग से आपको पता चल गया कहाँ पे रोड का लेवल क्या है, कैसा है, फिर उसकी लेवलिंग करनी है, तीसरा डिवीज़न हो गया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप उसके पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नेटवर्क डायग्राम, फिर आप नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम का मतलब कौन सा काम कहाँ कहाँ से होगा, कैसे कैसे होगा, कितना समय लगेगा, उसके लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किन किन मशीन्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ों का आप अपना पूरा एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, उसको बाइफरगेट करते हैं और उसमें एक सर्टेन टाइम फ्रेम सबको अलॉट कर दिया जाता है। टाइम एस्टिमेशन होता है। टाइम एस्टिमेशन का मतलब आप उसमें टाइम एस्टिमेट करते हैं कि किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा। टोटल प्रोजेक्ट अगर इतने समय में हमें ख़त्म करना है तो एज पर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्टिविटीज़, एज वेल एज वो काम किस तरह का काम है, उससे आप टाइम कैलकुलेट करके उसका पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का अपना एक एस्टिमेशन करते हो। क्रिटिकल पाथ निकालते हो, जैसा मैंने अभी बोला पर्ट और सीपीएम का क्या काम है, पर्ट और सीपीएम का काम ही है कि आप क्रिटिकल पाथ का चुनाव करो। वो पाथ जो सबसे ज़्यादा लंबा हो रहा है, वो कहने का मतलब ये है कि टाइम कितना भी ज़्यादा लगे, कैसे भी करके आपको वो काम कंप्लीट करना है और वो भी एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर करना है, भले ही उसका रास्ता कितना ही लंबा हो, उसमें कितनी ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ को आप एफरगेट करो, बट एक टाइम बाउंड तरीके से आपको वो काम ख़त्म करना है। पर्ट में क्या होता है, PERT जो होता है क्रिटिकल पाथ, उसमें जो बनता है उसमें 3 बार ऑब्जर्वेशन डाला जाता है। सीपीएम में 1 बार डाला जाता है। एक ही बार में 3 बार के ऑब्जर्वेशन में 3 प्लान्स में टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करते हो। सीपीएम में एक टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करते हो। सीपीएम में आप कॉस्ट एस्टिमेशन भी कर सकते हो। प्लान कैन बी मॉडिफाइड, उसमें इतना इसको स्कोप रखते हो कि कोई डिविएशन अगर आता है, कोई एनवायरमेंटल चेंज आता है तो उसको आप समय के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि प्रोजेक्ट स्मूथली काम करे। अगला है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम MIS कहते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटराइज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड एक्यूरेट, अप टू डेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स। कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट और अप टू डेट का मतलब हुआ कि बिल्कुल फ्रेश आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, टिल इस समय तक की, आज के तारीख तक की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि MIS सिस्टम जो कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम है उसमें अगर आपने कोई रिपोर्ट मांगी तो वो रिपोर्ट 1 हफ्ते पहले तक की अपडेट होगी, नहीं, वो आज तक की अपडेट रिपोर्ट आपको निकाल के देगा। एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर, ये कंप्यूटराइज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जो आपको एक एक्यूरेट, बिल्कुल सही, अप टू डेट, बिल्कुल अपडेटेड और टाइमली इन्फॉर्मेशन देता है मैनेजर को, काम के रिगार्डिंग में, डिपार्टमेंट्स के बारे में और आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहा है उसकी क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सब डेटा को इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजर्स उनको इवेलुएट करके मैनेजर को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये सारा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर MIS सिस्टम में काम करते हैं और उससे हमको एक समराइज्ड एनालिटिकल रिपोर्ट मिलती है।
कैन कलेक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेशन। जैसा अभी हमने डिस्कशन में कहा कि MIS के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिल रही है उसको आप एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, ये एक सिस्टम में आ जाती है। सॉफ्टवेयर्स इस तरह के हैं। मार्केटिंग वाले की अगर है, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट है, तो आपको पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, कितनी क्वांटिटी में हुई, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, क्या क्या उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आपने की, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेल्स डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने इनपुट रिसोर्सेज गए, कितना आउटपुट में फिनिश प्रोडक्ट निकला, क्या क्या उसमें बीच बीच में चेंजेस आए और क्या क्या चीज़ें उसमें जुड़ी और क्या क्या चीज़ें उसमें माइनस हुई। ये सारी चीज़ें आपको यू कैन कलेक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन इन द सिंगल MIS सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है। सपोर्ट टू प्लानिंग, डिसीजन वर्किंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। नेचुरल है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशंस होंगी सभी तरह की सभी डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन होंगी तो आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप एक प्रॉपर और एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम भी कर सकते हैं। तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये जहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ है एक्चुअली ये डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, बाई मिस्टेक वर्किंग यहाँ पे आ गया है, इट्स अ क्लरिकल मिस्टेक यू कैन से। ओके, सपोर्ट टू प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास सभी चीज़ों का एक एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं, आपके पास परफेक्ट अप टू डेट एक्यूरेट डेटा है, तो उस डेटा के इस्तेमाल से आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और एक प्रॉपर और एक अच्छी मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है MIS सिस्टम। क्वालिटी को इंफॉर्मेशन क्वालिटी का मतलब हुआ कि जो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी है, जो आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है अपना डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग या कंट्रोलिंग करने के लिए, वही वो आपको निकाल के देता है। आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं या एक्स्ट्रा डेटा है जिसकी ज़रूरत आपको डिसीजन कंट्रोल मेकिंग के लिए नहीं है, या जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, उसको वो दे के आपको ओवरलोड नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उससे इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी सुधरती है। इंश्योर्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है उसको भी ये रिड्यूस करता है, उसको भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब हुआ कि जितना पैसा आपने लगाया है उसके अगेंस्ट में जितना आपको आउटपुट मिल रहा है वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एफिशिएंट होता है। जो इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करने में अगर आप फिजिकली कर रहे होते तो सपोज करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती, सपोज करके अगर 10 करोड़ है तो वही आप MIS सिस्टम अप्लीकेबल करके आप उस काम को 6 करोड़ 7 करोड़ में कर सकते हैं। ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन फिजिकली होगी वो उतनी एक्यूरेट और अप टू डेट नहीं होगी जितनी अच्छी एक्यूरेट और अपडेट आपको कंप्यूटराइज सिस्टम से मिल जाती है। रिड्यूस ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने अभी बताया। ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब वो इन्फॉर्मेशन भी जिसकी ज़रूरत आपको डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग और प्लानिंग में नहीं है, वो भी आपको एक तरीके से ज़्यादा डेटा, ज़्यादा एनालिसिस भी आपको ओवरलोड कर देता है, तो उसको वो रिड्यूस करता है। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा, जो कैलकुलेशन, जो एनालिसिस आपको चाहिए, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग MIS सिस्टम से आपको वो चीज़ प्रॉपरली मिल जाती है, ताकि आप एक अच्छा प्रॉपर डिसीजन ले सको और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करो वो अपने डिजायर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, और इसी के साथ साथ जो कंट्रोलिंग चैप्टर है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ नाइस टाइम। बाय।